दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियोस कहां से देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मोहल्ले के मुखिया जी ने मुझे मोहल्ले से बाहर निकालने के लिए कैरेक्टरलेस साबित कर दिया। मैं जब मोहल्ले में दोबारा वापस आई तो उस मुखिया की बेटी ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। और उसके पास से मिलने वाला लेटर जो पुलिस ने पढ़ा तो वहां पर खड़ा हर व्यक्ति मुखिया को गालियां दे रहा था। सब उस मुखिया को बुरा भला कह रहे थे। मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा था। सबके सामने कितना अच्छा इंसान बनता है, लेकिन उसकी हकीकत क्या है ये बस मैं जानती थी। लेकिन आज सबको भी पता चल गया। मेरा नाम नेहा है। मेरे घर के दरवाजे कोई बहुत जोर जोर से खटखटा रहा था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि आज तक जो भी मेरे दरवाजे पर आया था किसी ने भी इस तरह दस्तक नहीं दी थी। मैं अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। वैसे भी मैं हर वक्त अपनी माँ की वजह से परेशान रहती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी माँ की मरने की खबर आ गई हो, क्योंकि मेरे भाइयों ने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे और मेरा माँ से मिलना जुलना भी बिल्कुल बंद कर दिया था। मेरा उनसे मिलना अब बस उनकी मौत पर ही हो सकता था। लेकिन मैं इस तरह उनसे मिलना नहीं चाहती थी। मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला, और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला मैं हैरान हो गई, क्योंकि मेरे सामने जो लोग खड़े थे वो न मेरी माँ थी न मेरे भाई, बल्कि पूरा मोहल्ला आज मेरे गेट पर आकर खड़ा हो गया था। वो सब लोग चिल्लाते हुए बोले कि निकालो बाहर उसको, तुमने अपने घर में छुपा रखा है। ये शरीफों का मोहल्ला है, तुम यहाँ ऐसे काम नहीं कर सकती हो। तुम जवानी में विधवा हो गई हो तो तुम दूसरी शादी कर लो, हम सब तुम्हारा साथ देंगे। तुम्हारे पति के देहांत के बाद हम सब ने तुमसे यही कहा था कि अगर तुम दूसरी शादी करना चाहती हो तो हम सब मोहल्ले वाले तुम्हारा साथ देंगे। न तुम्हारे आगे कोई है और ना ही पीछे। तुम्हारे तो बच्चे भी नहीं हैं, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। तुम इस मोहल्ले को बाजारू मोहल्ला बनाना चाहती हो, लेकिन हम तुम्हें यहाँ ऐसा कुछ नहीं करने देंगे। उन लोगों के ये शब्द मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे किरदार पर कोई कीचड़ उछाल रहा हो। वो सब लोग मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर ऐसे देख रहे थे जैसे मैं सच में कोई बाजारू औरत हूँ। मैंने सबसे कहा, क्या हो गया है आप सबको? आप सब लोग मेरे बारे में क्या ही जानते हैं? आप लोगों को कोई हक नहीं है कि आप सब मेरे बारे में इस तरह की बातें करें। आपके पास क्या सबूत है जो आप मुझ पर इस तरह इल्ज़ाम लगा रहे हैं? उन सब में से एक आदमी बोला कि हमारे सामने सवी सावित्री बनने का ढोंग मत रचाओ। मुखिया जी ने हमें सब कुछ बता दिया। मुखिया जी, ये सुनकर मुझे सब कुछ समझ आ गया था। तो ये सब कुछ मुखिया जी का करा धरा था। उनका नाम राणा प्रताप था और वो इस मोहल्ले के मुखिया थे। और कुछ दिनों से मेरे और उनके बीच कुछ कहा सुनी चल रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इस हद तक गिर जाएंगे। कि तभी वो लोग अपनी बात पूरी करते हुए बोले कि तुम किस तरह उनके घर जाकर उनको भी अपने जाल में फंसाना चाहती हो, मगर वो एक शरीफ और अच्छा आदमी है, इसलिए तुम्हारे झांसे में नहीं आए। उन्होंने हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ सच सच बता दिया है कि तुम किस तरह की औरत हो, और अब हम तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने देंगे। वैसे भी ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी सास का है। वो लोग जब मुझे धमकियां देकर गए तो जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। मैं दरवाज़ा बंद करके अंदर आकर फर्श पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरे दिमाग में बार बार वही बातें घूम रही थी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं। अभी कुछ देर पहले ही मुखिया जी के घर जो हंगामा हुआ था, उससे मुझे अंदाज़ा तो हो गया था कि बात यहीं ख़त्म नहीं होगी, लेकिन इतनी जल्दी सब मेरे सर पर आ जाएगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। आधे घंटे के अंदर ही मोहल्ले के लोग मेरे दरवाजे पर आकर खड़े हो गए थे और उन्होंने मुझे साफ शब्दों में कह दिया था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे एक घर खाली करना होगा, वरना वो लोग मुझे ज़बरदस्ती निकाल देंगे। उनकी आवाज़ में इतनी सख्ती थी कि मैं चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाई। मैं बार बार उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। सब अपने अपने गुस्से में थे, जैसे उन्हें बस किसी को दोष देना था, और वो मैं बन गई थी। उनके जाने के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें भी मुझे घूर रही हों। मैं एक कोने में बैठी रोती रही और सोचती रही कि आखिर मेरी ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों हो गई है। मैं अपने भाइयों के पास भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी और उसी दिन से उन्होंने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने उनसे आखिरी बार बात की थी। उन्होंने साफ कह दिया था कि अब मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, मैं उनके लिए मर चुकी हूँ।
उस दिन के बाद मैंने कितनी बार सोचा कि उनसे जाकर मिलूं, उनसे माफ़ी मांगूं, लेकिन हर बार डर ने मुझे रोक लिया और फिर ज़िंदगी ने मुझे इतना उलझा दिया कि मैं खुद ही टूटने लगी। मेरी शादी को अभी 1 साल ही हुआ था कि मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। उनका अचानक चले जाना मेरे लिए सबसे बड़ा सदमा था। मैं पूरी तरह अकेली पड़ गई थी। मैंने सोचा था कि शायद इस दुख के बाद मेरे भाई पिघल जाएंगे और मुझे वापस अपना लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो नहीं आए। उन्होंने एक बार भी मेरी खबर नहीं ली। मैं हर दिन दरवाजे की तरफ देखती थी कि शायद आज वो आएंगे और कहेंगे कि बहन, हम तुम्हें माफ़ करते हैं, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। और अब तो हालत और भी ख़राब हो गई थी। मेरी सासू माँ का भी कुछ महीनों बाद देहांत हो गया था और मैं इस बड़े से घर में बिल्कुल अकेली रह गई थी। मेरे पास न कोई सहारा था, न कोई अपना जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। मैं बस अपने आप से लड़ रही थी और अब ये नया संकट मेरे सामने खड़ा था कि मुझे ये घर भी छोड़ना पड़ेगा। ये घर ही तो मेरी आखिरी उम्मीद था। यही वो जगह थी जहां मैंने अपने पति के साथ थोड़ी सी खुशियां देखी थी और अब ये भी मुझसे छीना जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी गलती क्या है। मैं बार बार यही सोच रही थी कि क्या सिर्फ किसी की मदद करना इतना बड़ा जुर्म है कि मुझे उसकी इतनी बड़ी सज़ा मिले। तभी मेरे दिमाग में काव्य का ख्याल आया। वो मुखिया जी की बेटी थी और बहुत ही समझदार लड़की थी। उसने हमेशा मुझे इज्जत दी थी और मेरी हालत को समझा था। मैंने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया और उसका नंबर मिलाया। जैसे ही उसने फ़ोन उठाया, मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई और बिना कुछ सुने ही मैं उससे बोलने लगी। मेरी आवाज़ कांप रही थी और शब्द ठीक से निकल भी नहीं रहे थे। मैं बस इतना कह पा रही थी कि देखो, मैंने तुम्हारी मदद की और उसका नतीजा ये निकला कि अब मुझे मेरे ही घर से निकाला जा रहा है। मैं बहुत डर गई हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। मैंने उसे बताया कि मेरे पास कोई नहीं है। मैं अपने मायके भी नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ भी मेरे लिए दरवाजे बंद हैं और यहाँ इस मोहल्ले में ही मुझे थोड़ी बहुत पहचान थी। लोग जानते थे मुझे, लेकिन अब वही लोग मुझे निकालने पर तुले हुए हैं। मैंने उसे ये भी बताया कि भले ही मेरी माँ मेरे साथ नहीं रहती और हम में बात नहीं होती, लेकिन उनका घर यहीं पास में है, तो मुझे एक तसल्ली रहती थी कि वो पास है। लेकिन अगर मैं यहाँ से चली गई तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, ना कोई अपना, ना कोई जगह जहाँ मैं खुद को सुरक्षित महसूस कर सकूँ। मैं उससे पूछ रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन वो खुद रोने लगी। उसकी चुप्पी ने मुझे और तोड़ दिया। मुझे लगा शायद अब कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। मैंने खुद को संभालते हुए उससे कहा कि तुम रो मत, मैं खुद ही कुछ कर लूँगी। मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूँगी। लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। मैंने फ़ोन काट दिया और एक बार फिर उसी सन्नाटे में बैठ गई जहाँ सिर्फ मेरी सिसकियों की आवाज़ थी और दिल में एक डर कि आने वाले दिन मेरी ज़िंदगी को और कितना बदल देंगे। कुछ देर तक मैं बिल्कुल चुप बैठी रही, जैसे मेरे अंदर की सारी ताकत खत्म हो गई हो। लेकिन फिर धीरे धीरे मेरे दिमाग में वही बात बार बार घूमने लगी कि मोहल्ले वालों ने मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का समय दिया है और अगर मैंने इस 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये घर खाली नहीं किया तो वो लोग सच में मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। वो लोग मुझे हर दिन ताने देंगे, मेरे दरवाजे पर आकर खड़े हो जाएंगे, मुझे बेइज्जत करेंगे और आखिर में ज़बरदस्ती मुझे इस घर से निकाल देंगे। ये सब सोचकर मेरा दिल डर से भर गया था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी के सामने इस तरह बेइज्जत हूँ। मैं पहले ही ज़िंदगी में बहुत कुछ झेल चुकी थी और अब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं बची थी कि मैं कुछ और सह सकूं। इसलिए मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि चाहे जितना भी दर्द हो, मुझे ये घर छोड़ना ही पड़ेगा। मैं धीरे से उठी। मेरे पैर जैसे भारी हो गए थे। हर कदम पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने ही दिल को पीछे छोड़ रही हूँ। मैंने अलमारी खोली और एक एक करके अपना सामान निकालना शुरू किया। कपड़े हाथ में आते तो मुझे अपने पति की याद आ जाती। कभी कोई दुपट्टा हाथ में आता तो याद आता कि उन्होंने मुझे कैसे मुस्कुराकर दिया था। कभी कोई पुरानी चीज़ हाथ लगती तो उसमें बीते हुए दिन दिखने लगते। मैं हर चीज़ को देखकर रो पड़ती थी, फिर खुद को समझाती थी और फिर उसे बैग में रख देती थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सामान नहीं बल्कि अपनी यादों को समेट रही हूँ और उन्हें एक जगह बंद कर रही हूँ। ये घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं था, ये मेरी पूरी दुनिया थी। यही वो जगह थी जहाँ मैंने अपने पति के साथ थोड़ी सी खुशियाँ देखी थी, जहाँ मैंने अपने सपने सजाए थे और अब मुझे सब कुछ छोड़कर जाना पड़ रहा था। मेरा दिल नहीं मान रहा था, लेकिन मजबूरी इतनी बड़ी थी कि मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी।
मैं बार बार यही सोच रही थी कि आखिर मेरी गलती क्या है। मैंने तो बस इंसानियत के नाते किसी की मदद की थी और उसका अंजाम मुझे ये मिल रहा है कि मुझे अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। मैंने धीरे धीरे अपने सारे ज़रूरी सामान को एक तरफ रखा और सोचने लगी कि अब आगे क्या करना है। मुझे एक नया घर ढूंढना होगा, किराए पर रहना होगा और इस घर को किसी और को किराए पर देना होगा, ताकि जो पैसा आए उससे मैं अपना खर्च चला सकूं, क्योंकि अब मेरे पास कमाने का भी कोई सहारा नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। मेरे पास कोई ऐसा नहीं था जिसके पास मैं जाकर कुछ दिन रुक सकूं। कोई ऐसा नहीं था जो मुझे सहारा दे सके। मैं बार बार सोच रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में कोई भी साफ रास्ता नहीं आ रहा था। हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। तभी अचानक मेरे मन में एक ख्याल आया और उस ख्याल के आते ही मेरे दिल में एक हल्की सी उम्मीद जागी। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार अपने मायके जाऊं। आखिर वो मेरा घर है, जहां मैंने अपना बचपन बिताया है, जहां मेरे अपने रहते हैं। भले ही उन्होंने मुझसे रिश्ते तोड़ दिए हों, लेकिन क्या खून का रिश्ता इतना कमज़ोर होता है? क्या वो मुझे हमेशा के लिए ठुकरा सकते हैं? शायद नहीं। शायद उन्हें मेरी हालत पर तरस आ जाए। शायद वो मुझे देखकर पिघल जाएं और मुझे अपने गले से लगा लें। ये सोचकर मेरे अंदर थोड़ी सी हिम्मत आई। मेरे पति को गए हुए पूरे 8 महीने हो चुके थे और इन 8 महीनों में मैंने कितनी बार अपने मायके के बारे में सोचा था, लेकिन हर बार डर के कारण कदम पीछे हट गए थे। मुझे डर लगता था कि कहीं वो मुझे ठुकरा ना दे, कहीं मुझे और ज़्यादा दर्द न मिले। लेकिन आज हालात ऐसे थे कि मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। मैंने खुद को समझाया कि अब जो भी होगा देखा जाएगा। कम से कम मैं कोशिश तो कर सकती हूँ। शायद यही कोशिश मेरी ज़िंदगी बदल दे। मैंने हिम्मत जुटाई, अपने आंसू पोंछे और घर से बाहर निकल गई। मेरे कदम बहुत भारी थे। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, जैसे हर कदम के साथ डर भी बढ़ रहा था और उम्मीद भी। मैं धीरे धीरे चलती जा रही थी। रास्ते की हर चीज़ मुझे पहचानने में आ रही थी। वही गलियां, वही मोड़, वही दुकानें जहां मैं बचपन में जाया करती थी। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। मैं चलते चलते अपने पुराने दिनों के बारे में सोचने लगी। कैसे मैं अपने भाइयों के साथ हंसती खेलती थी, कैसे हम छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे, फिर खुद ही मान जाते थे। वो घर मेरे लिए सिर्फ एक घर नहीं था, वो मेरी दुनिया था, जहां मुझे बिना किसी शर्त के प्यार मिलता था। लेकिन एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया था। जब मैंने अपनी मर्जी से शादी की, तो उन्होंने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। उस दिन के बाद मैंने उनकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और नफरत ही देखी थी। लेकिन आज भी मेरे दिल के किसी कोने में ये उम्मीद जिंदा थी कि शायद वो मुझे माफ़ कर देंगे। शायद वो समझ जाएंगे कि मैंने जो किया वो गलत नहीं था। मैं बस अपनी खुशी चाहती थी। धीरे धीरे चलते हुए मैं उस घर के सामने पहुंच गई, जहां मैंने अपना बचपन बिताया था। मैं गेट के बाहर खड़ी हो गई। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। दिल की धड़कनें इतनी तेज थी जैसे सीने से बाहर आ जाएंगी। मैं अंदर जाने से डर रही थी, लेकिन वहीं खड़ी होकर मैं उस घर को देख रही थी। हर कोना मुझे बुला रहा था, हर दीवार मुझे पहचान रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बस अभी अंदर जाऊंगी और सब पहले जैसा हो जाएगा। मेरे भाई मुझे देखकर खुश हो जाएंगे, मुझे गले लगा लेंगे और कहेंगे कि बहन, तू वापस आ गई, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दे। लेकिन साथ ही मेरे मन में एक डर भी था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। अगर उन्होंने मुझे फिर से ठुकरा दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी। ये सोचकर मेरे पैर जैसे जम गए थे। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ी रही, अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करती रही और खुद को समझाती रही कि हिम्मत रख, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। अब तो ये सब ठीक होगा या फिर सब कुछ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और मैं वहीं खड़ी अपने दिल की धड़कनों को महसूस कर रही थी और सोच रही थी कि अब जो होने वाला है वो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। मैंने एक गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर घर के अंदर कदम रखा। जैसे ही मैं अंदर गई तो दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अतीत की यादें मुझे घेर रही हों। घर का हर कोना मुझे मेरे बचपन की याद दिला रहा था। लेकिन आज वही घर मुझे अजनबी सा लग रहा था, जैसे मैं यहाँ की नहीं रही हूँ। जैसे ही मैं अंदर पहुँची, मेरी भाभी सामने खड़ी थी। उन्होंने मुझे देखते ही चेहरे पर नाराज़गी ला दी और तुरंत तेज़ आवाज़ में बोली कि तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें समझ नहीं आता क्या? इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम चली जाओ यहाँ से। तुम्हारे भाई तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया ना, तो बहुत बड़ा हंगामा होगा।
तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। उनकी बातों में इतनी कड़वाहट थी कि मेरे दिल पर एक एक शब्द तीर की तरह लग रहा था। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन मैं फिर भी खड़ी रही। जैसे ही वो मुझे और कुछ कहने वाली थी, तभी पीछे से माँ आ गई। उन्हें देखते ही मैं खुद को रोक नहीं पाई और भागकर उनके गले लग गई, जैसे एक छोटी बच्ची अपनी माँ के पास भागती है। लेकिन उन्होंने मुझे अपने से अलग कर दिया। उनके इस व्यवहार ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। मेरी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। मैं वहीं उनके पैरों में बैठ गई और रोते हुए कहने लगी कि माँ, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने आपकी बात नहीं मानी। मैं गलत थी। मुझे माफ़ कर दो माँ। मेरी आवाज़ कांप रही थी। मेरा दिल टूट चुका था, लेकिन माँ का दिल जैसे पत्थर बन गया था। उन्होंने सख्त आवाज़ में कहा कि यहाँ से चली जाओ। अब तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं है। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। उनके ये शब्द सुनकर जैसे मेरी दुनिया ही खत्म हो गई। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और रोते हुए उनसे कहा कि माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप अपनी ही बेटी को इस तरह ठुकरा रही हैं। क्या आपको मेरी ज़रा भी परवाह नहीं है? मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है। मैंने आपकी मर्ज़ी के खिलाफ जाकर शादी की, लेकिन मैं उस इंसान से बहुत प्यार करती थी। मैं उसके बिना नहीं रह सकती थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैं अकेली रह गई हूँ। मेरी हालत बहुत ख़राब है। मुझे आपकी ज़रूरत है माँ। मैंने रोते हुए उन्हें अपनी सारी परेशानी बताई कि कैसे मोहल्ले वाले मुझे तंग कर रहे हैं, मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और मुझे घर खाली करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा कि माँ, मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं है। आप मुझे बस इस घर में रहने की इजाज़त दे दीजिए। मैं अपना खर्चा खुद उठा लूँगी। मैं आप पर बोझ नहीं बनूँगी। मैं सिर्फ एक सहारे के लिए आई हूँ। मेरी बात सुनकर भाभी बीच में बोल पड़ी, अगर वहाँ से तुम्हें निकाल रहे हैं तो हम क्या करें? यहाँ क्यों आई हो? हमारे ऊपर बोझ बनने के लिए? उनकी बातों ने मेरे दिल को और ज़्यादा दुखा दिया, लेकिन तभी माँ ने उन्हें रोक दिया और कहा, तुम चुप रहो। तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे और मेरी बेटी के बीच बोलने का। तुम जाओ और अपना काम करो। माँ की आवाज़ में पहली बार मेरे लिए अपनापन था। भाभी मुझे गुस्से से देखती हुई वहाँ से चली गई और किचन में चली गई। मैं अभी रो ही रही थी, तभी मेरी माँ ने मेरे सर पर हाथ रखा। उनका ये स्पर्श मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा था। उन्होंने धीरे से कहा, बस अब चुप हो जाओ, रोने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ रह सकती हो। उनके ये शब्द सुनकर जैसे मेरे अंदर फिर से जान आ गई। मैंने तुरंत उनके पैर पकड़ लिए और रोते हुए उनका शुक्रिया अदा करने लगी। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे मेरी दुनिया वापस मिल गई हो, जैसे मेरी सारी तकलीफ़ें कुछ कम हो गई हों। माँ ने मुझे उठाया और अपने पास बिठाया। उस दिन के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हुई। हालांकि सब कुछ पहले जैसा नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे एक छत मिल गई थी, एक सहारा मिल गया था। मैं अब धीरे धीरे अपने दर्द को भूलने की कोशिश कर रही थी और माँ के साथ रहकर अपनी ज़िंदगी को फिर से संभालने लगी थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये खुशी बस थोड़ी देर के लिए है। माँ मेरे सामने बैठी थी और बहुत देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने धीरे धीरे मुझसे बात करना शुरू किया। उनकी आवाज़ में एक अजीब सा दर्द था, जैसे वो कई सालों से अपने अंदर कुछ दबाकर बैठी हों। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और उसे सहलाते हुए बोली, बेटी, मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ, जो मैं इतने समय से अपने दिल में छुपाकर बैठी थी। जब मुझे तेरे पति के गुजर जाने की खबर मिली थी ना, उस दिन मेरा दिल जैसे टूट गया था। मैं बहुत रोई थी। मुझे लगा था कि मेरी बेटी बिल्कुल अकेली रह गई होगी। उस समय मेरा मन बार बार कह रहा था कि मैं सब कुछ छोड़कर तेरे पास चली जाऊं, तुझे गले लगा लूं, तुझे सहारा दूं, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकी। तेरे भाइयों ने मुझे कसम दे दी थी। उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर मैं तेरे पास गई तो वो मुझसे भी सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर देंगे और मुझे इस घर से निकाल देंगे। मैं मजबूर हो गई थी बेटी। मैं इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती थी, क्योंकि ये तेरे पिता की आखिरी निशानी है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी यहीं गुजारी है। हर कोना तेरे पिता की यादों से भरा हुआ है। मैं इसे छोड़कर कहीं और कैसे चली जाती? मेरे हाथ पैर जैसे बंध गए थे। मैं चाहकर भी तेरे पास नहीं आ सकी। मुझे माफ़ कर दे बेटी। इतना कहते कहते माँ की आवाज़ भर आई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें रोता देख मेरा दिल भी भर आया। मैंने तुरंत उनका हाथ पकड़ा और उन्हें अपने पास खींचते हुए कहा, माँ, आप क्यों खुद को दोष दे रही हो? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये सब मेरी वजह से हुआ है।
आपने मुझे पहले ही समझाया था कि मुझे ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। मुझे अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने आपकी एक नहीं सुनी। मैंने अपने दिल की बात मानी और आज देखिए मेरी ज़िंदगी किस हालत में पहुंच गई है। मैंने जो फैसला लिया था उसी की सज़ा मैं आज तक भुगत रही हूँ। कहीं न कहीं ये सब मेरे अपने कर्मों का फल है। आप खुद को मत कोसिए माँ, मैं ही गलत थी। मेरी बात सुनकर माँ मुझे देखती रही। उनकी आंखों में दर्द भी था और मेरे लिए प्यार भी था। हम दोनों कुछ देर तक चुप बैठे रहे, जैसे हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। उस आवाज़ ने हमें चौंका दिया। मेरा दिल एकदम से घबरा गया, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। मैंने डरते हुए माँ की तरफ देखा और फिर धीरे धीरे उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। मेरे कदम भारी हो रहे थे, जैसे हर कदम पर कोई अनहोनी मेरा इंतज़ार कर रही हो। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने मेरे बड़े भाई खड़े थे। उन्हें देखकर मेरा दिल बैठ गया। उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उनका चेहरा लाल हो चुका था, जैसे वो बहुत देर से अपने गुस्से को दबाए हुए हों। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बिना कुछ कहे मेरे गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। उस थप्पड़ की आवाज़ इतनी तेज थी कि जैसे पूरा घर गूंज उठा हो। मैं संभल भी नहीं पाई और ज़मीन पर गिर गई। मेरे कानों में आवाज़ें गूंजने लगी और आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया, लेकिन उनके गुस्से में कोई कमी नहीं आई। वो मुझे घूरते हुए जोर से बोले कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में वापस आने की? जब तुम एक बार इस घर की दहलीज पार करके चली गई थी, तो फिर लौटकर आने की सोची भी कैसे? तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें माफ़ कर देंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। उनके शब्द इतने कठोर थे कि हर शब्द मेरे दिल को चीर रहा था। मैं ज़मीन पर बैठी रो रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे एक पल की भी राहत नहीं दी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे ज़बरदस्ती उठाया और खींचते हुए दरवाजे की तरफ ले जाने लगे। मैं दर्द से कर्राह रही थी, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो मुझे घसीटते हुए गेट तक ले गए और बाहर धक्का देकर बोले, निकल जाओ यहाँ से बेशर्म लड़की। तुमने पहले ही हमें समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब और क्या चाहती हो? जाओ यहाँ से, हमें तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। उनके शब्दों में इतनी नफरत थी कि मैं अंदर तक कांप गई। मैं रोते हुए उनके पैरों में गिर गई और हाथ जोड़कर उनसे विनती करने लगी कि भाई, मेरे साथ ऐसा मत करो। इस दुनिया में मेरा आप लोगों के अलावा कोई नहीं है। जिस इंसान के लिए मैं आप सबको छोड़ कर गई थी, अब वो भी मेरे साथ नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मैं कहाँ जाऊँगी? कैसे जीऊँगी? मुझ पर रहम करो, मुझे मत निकालो भाई। लेकिन उन्होंने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। उनकी आंखों में मेरे लिए कोई नरमी नहीं थी, सिर्फ गुस्सा और नफरत थी। उन्होंने मुझे झटक दिया और अंदर चले गए। मैं वहीं गेट के बाहर बैठी रह गई। बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगी थी। आसमान भी जैसे मेरे दर्द में रो रहा था। मैं ज़मीन पर बैठी रोती रही। मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उस पल मुझे समझ आ गया था कि जब अपने ही साथ छोड़ देते हैं तो इंसान सच में अकेला हो जाता है, और कुछ दरवाजे एक बार बंद हो जाएं तो फिर कभी नहीं खुलते, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। मेरे भाई ने मुझे धक्का देकर घर से निकाल दिया था और मेरे सामने ही दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया था। उस दरवाजे के बंद होने की आवाज़ जैसे मेरे दिल के अंदर तक गूंज गई थी। मैं कुछ देर वहीं खड़ी रही। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मेरी गलती इतनी बड़ी कैसे हो गई कि मेरे अपने ही मुझे इस तरह ठुकरा रहे हैं। मैं दीवार के सहारे खड़ी होकर रोती रही। फिर धीरे धीरे मेरे कदम अपने आप मुझे मेरे घर की तरफ ले गए। मैं वापस आ गई, लेकिन अब वो घर भी मुझे अपना नहीं लग रहा था। हर कोना खाली लग रहा था। हर चीज़ जैसे मुझसे सवाल कर रही थी कि अब क्या करोगी? मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मेरे पास कोई सहारा नहीं बचा था और ऊपर से मोहल्ले वालों की धमकी मेरे सर पर थी। उन्होंने मुझे 1 हफ्ते का समय दिया था और अगर मैं घर खाली नहीं करती तो वो लोग मुझे जीने नहीं देते, शायद मुझे मार ही डालते। इस डर ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। मैं पूरी तरह बेबस हो गई थी। उस रात मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं बिस्तर पर लेटी रही, छत को देखती रही और सोचती रही कि मेरी जिंदगी इस मोड़ पर कैसे आ गई, कब सब कुछ इतना बदल गया। रात बहुत लंबी लग रही थी, हर पल भारी लग रहा था। कभी मैं रोने लगती, कभी खुद को समझाने की कोशिश करती, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। सुबह होने का इंतज़ार जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा था, लेकिन किसी तरह वो रात भी कट गई। अगले दिन मैंने खुद को संभाला और एक फ़ैसला लिया कि अब मुझे यहाँ से जाना ही होगा,
चाहे कुछ भी हो जाए। मैं सुबह उठी और घर ढूंढने निकल पड़ी। मेरे कदम भारी थे, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। मैं गलियों में घूमती रही, लोगों से पूछती रही, कई जगह गई, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी। फिर आखिरकार मेरे घर से थोड़ी दूरी पर एक गली में मुझे एक छोटा सा घर मिल गया। उस मोहल्ले की कुछ औरतें मुझे पहचानती थी। उन्होंने मुझे देखा तो थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। मुझे लगा शायद यहाँ मुझे थोड़ी शांति मिल जाए। इस बात से मेरे दिल को थोड़ी राहत मिली। मैं पहली बार उस दिन थोड़ा हल्का महसूस कर रही थी, क्योंकि कम से कम अब मेरे पास रहने के लिए एक जगह तो थी। जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वो चुप हो जाता है, और मैंने भी अब यही फैसला किया कि अब मैं बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। मैंने सोचा कि इस घर को किराए पर दे दूंगी और जो पैसे मिलेंगे उनसे अपना गुजारा कर लूंगी। यही एक तरीका था जिससे मैं अपनी ज़िंदगी को किसी तरह चला सकती थी। मैं वापस घर आई और अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। हर चीज़ को पैक करते हुए मेरी आंखों के सामने पुरानी यादें घूम रही थी, लेकिन अब मेरे पास उन्हें छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मैंने तय कर लिया था कि अगले दिन ही मैं उस नए घर में शिफ्ट हो जाऊंगी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन जैसे ही मैं अपना सामान तैयार कर रही थी, तभी अचानक मेरे दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। उस आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मैंने जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। वो बहुत ही घबराया हुआ था। उसकी सांसें तेज चल रही थी, जैसे वो दौड़ कर आया हो। उसने हाँफते हुए मुझसे कहा कि मुखिया जी की बेटी ने खुदकुशी कर ली है, वो मर गई है, सब लोग उसे अस्पताल लेकर भागे। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मुझे जैसे एक जोर का झटका लगा। मैं कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाई कि मैं ये क्या सुन रही हूँ। इतनी अच्छी लड़की जो हमेशा हंसती रहती थी, जो सबके साथ प्यार से बात करती थी, वो ऐसा कैसे कर सकती है? मेरे दिमाग में बस यही सवाल घूम रहा था। मैं तुरंत घर से बाहर निकली और भागते हुए मुखिया जी के घर की तरफ जाने लगी। वहां पहुंचकर देखा तो घर के बाहर बहुत से लोग इकट्ठा थे। औरतें रो रही थी, आदमी आपस में कुछ बातें कर रहे थे। माहौल बहुत भारी था। मैं भीड़ में से रास्ता बनाकर आगे बढ़ी और मैंने एक औरत से पूछा कि क्या हुआ, तो वो रोते हुए बोली, हमें खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी प्यारी बच्ची थी, हमेशा हंसती खेलती रहती थी, किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। पता नहीं अचानक क्या हुआ जो उसने ये कदम उठा लिया। सब लोग उसे अस्पताल लेकर गए हैं। ये सुनकर मेरा दिल और ज़्यादा भारी हो गया। मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गई। मेरे हाथ अपने आप मेरे सर पर चले गए और मेरी आंखों के सामने उस बच्ची का चेहरा घूमने लगा। उसकी मुस्कान, उसकी मासूमियत, सब कुछ मुझे याद आने लगा। मैं सोचने लगी कि आखिर उसके दिल में कितना दर्द रहा होगा जो उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं खुद भी अपने दुख में डूबी हुई थी और अब ये खबर मेरे दिल को और तोड़ रही थी। उस पल मुझे लगा कि इस दुनिया में हर इंसान अपने अंदर कोई ना कोई दर्द छुपाए बैठा है जो बाहर से दिखाई नहीं देता, और जब वो दर्द हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो इंसान टूट जाता है और फिर उसे कुछ भी सही गलत समझ नहीं आता। मैं वहीं बैठी रही और बस रोती रही, जैसे मेरा अपना ही कोई चला गया हो। मैं काव्या के बारे में सोच रही थी कि अचानक मेरे दिमाग में उस रात की हर एक बात फिर से ताज़ा हो गई, जैसे कोई पुरानी फिल्म दोबारा से चल पड़ी हो। उस रात का हर एक पल मेरे दिमाग में आज भी उसी तरह जिंदा था। उस दिन रात का समय था। घर में हल्की हल्की खामोशी फैली हुई थी। मैं अपने काम में लगी हुई थी, लेकिन मन वैसे भी कई दिनों से परेशान था। तभी अचानक मेरा फ़ोन बजा और स्क्रीन पर काव्या का नाम देखकर मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई। जैसे ही मैंने कॉल उठाया, दूसरी तरफ से उसके रोने की आवाज़ आई। वो इतनी बुरी तरह से रो रही थी कि उसकी आवाज़ पहचानना मुश्किल हो रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी और वो हड़बड़ाई हुई आवाज़ में बार बार बस यही कह रही थी कि दीदी, मुझे बचा लीजिए, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, वरना मैं मर जाऊंगी। आप जल्दी से मेरे पास आ जाइए। उसकी आवाज़ में इतना डर, इतना दर्द था कि मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन इतना ज़रूर समझ आ गया था कि बात बहुत गंभीर है। मैंने बिना एक पल गवाए जल्दी से चप्पलें पहनी और घर से बाहर निकल गई। रात का अंधेरा था, लेकिन उस समय मुझे किसी चीज़ का डर नहीं था। मेरे दिमाग में बस काव्या की रोती हुई आवाज़ गूंज रही थी। मैं जल्दी जल्दी उसके घर की तरफ बढ़ रही थी। रास्ते भर मेरे मन में हज़ारों सवाल घूम रहे थे। कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया, कहीं किसी ने उसे चोट तो नहीं पहुंचाई। जब मैं उसके घर पहुंची तो दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। मैं अंदर गई तो देखा वो कमरे के एक कोने में सिकुड़कर बैठी हुई थी।
उसका चेहरा पूरी तरह आंसुओं से भीगा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे और वो कांप रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान उसके अंदर चल रहा हो। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो तुरंत उठी और भागकर मेरे गले लग गई और फिर पहले से भी ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी, जैसे उसे किसी सहारे की ज़रूरत थी और वो सहारा उसे मिल गया हो। मैंने उसे कसकर पकड़ा और धीरे-धीरे उसकी पीठ सहलाने लगी, उसे शांत करने की कोशिश करने लगी। कुछ देर के बाद जब उसका रोना थोड़ा कम हुआ, तो मैंने उसे पानी पिलाया और उसके चेहरे को साफ किया। फिर मैंने उससे बहुत प्यार से पूछा, काव्या, क्या हुआ है? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मुझे बताओ तो सही। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। वो कांपती हुई आवाज में बोली, दीदी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ और पिताजी मेरी ज़बरदस्ती शादी कराना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर पहले तो मुझे लगा कि शायद ये आम सी बात है, हर लड़की के साथ ऐसा होता है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की और कहा, अरे, इसमें रोने की क्या बात है? तुम अब बड़ी हो गई हो, शादी तो एक न एक दिन करनी ही होती है। लेकिन मेरी ये बात सुनकर वो और ज़्यादा टूट गई। उसने मेरे हाथ पकड़ लिए और रोते हुए बोली, दीदी, बात इतनी सी नहीं है। वो मेरा सौदा करना चाहते हैं। उन्होंने एक आदमी से बात की है। वो आदमी उन्हें 50 लाख रुपए देगा और उसके बदले में वो मेरी शादी उससे कर देंगे। आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मैं कैसे खुद को बेचने दूं? मैं मर जाऊंगी, लेकिन उस आदमी से शादी नहीं करूंगी। उसकी ये बात सुनकर मेरे शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दिमाग पर ज़ोरदार चोट कर दी हो। मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल सुन्न हो गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं जो सुन रही हूँ वो सच है। जिस इंसान को पूरा मोहल्ला इतना इज्जत देता है, जिसे सब लोग अच्छा और नेक मानते हैं, वो अंदर से इतना गिरा हुआ हो सकता है। एक बाप अपनी ही बेटी को पैसों के लिए इस तरह बेचने की सोच सकता है। ये बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर थी। मेरा सर घूमने लगा था, दिल में गुस्सा भी था और दर्द भी। मैं काव्या को देख रही थी, उसकी हालत देखकर मेरा दिल पिघल गया। वो रोते हुए मुझसे कह रही थी कि दीदी, मेरी माँ नहीं है, मेरी कोई बहन भी नहीं है, बस एक बड़ा भाई है, लेकिन वो भी पिताजी के जैसा ही है। मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। मैं आपको अपनी बड़ी बहन मानती हूँ। आप ही प्लीज़ मेरी मदद कर सकती हैं। प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। मैं उस बूढ़े आदमी से शादी नहीं करूँगी। वो मुझसे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैं उसके साथ नहीं रह सकती। उसकी हर बात मेरे दिल को चीर रही थी। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसे शांत करते हुए कहा कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो। जब तक मैं हूँ, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो और मैं तुम्हें ऐसे किसी के हाथों में नहीं जाने दूंगी। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि मैं उसके साथ हूँ और उसके लिए ज़रूर कुछ करूँगी। लेकिन उस समय रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए मैंने उससे कहा कि तुम अभी आराम करो, मैं सुबह आकर तुम्हारे पिताजी से बात करूँगी। और फिर मैं वहाँ से तो वापस आ गई, लेकिन उस पूरी रात मेरी आंखों में नींद नहीं आई। मैं बिस्तर पर लेटी रही और बस यही सोचती रही कि आखिर मैं क्या करूँ, कैसे उसे बचाऊँ। उसके शब्द बार बार मेरे कानों में गूंज रहे थे। उसका डरा हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने था। किसी तरह रात बीती और जैसे ही सुबह हुई, मैं तुरंत उठी और उसके घर की तरफ चल पड़ी। जैसे ही मैं वहां पहुंची तो देखा कि उसके पिताजी गेट के बाहर ही खड़े थे। उन्हें देखकर मेरे अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। मैं सीधे उनके पास गई और बिना सोचे समझे उनसे कह दिया कि आपको शर्म आनी चाहिए। आप पूरे मोहल्ले में इज्जतदार बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन असल में आप क्या हैं, मैं ये जान चुकी हूँ। आप अपनी ही बेटी का सौदा कर रहे हैं। अगर आपने उसकी ज़बरदस्ती शादी कराने की कोशिश की, तो मैं पुलिस में आपकी शिकायत कर दूंगी। मेरी बात सुनकर वो तिलमिला गए। उनकी आंखों में गुस्सा आ गया और वो मुझसे बोले कि तुम होती कौन हो, मेरे और मेरी बेटी के बीच में आने वाली? वो मेरी बेटी है, मैंने उसे पाला है, उस पर पैसा खर्च किया है। अब अगर मैं उससे कुछ वापस लेना चाहता हूँ, तो इसमें गलती क्या है? उनकी ये बात सुनकर मेरे अंदर जैसे आग लग गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई बाप इतनी घटिया सोच रख सकता है। मैं अंदर से हिल चुकी थी। उस पल मुझे समझ आ गया था कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो रिश्तों की कीमत नहीं समझते, जो अपनी ही औलाद को पैसों के लिए बेचने को तैयार हो जाते हैं। उस दिन मेरे सामने इंसानियत का सबसे डरावना चेहरा था और मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊंगी। मैं सब कुछ अपनी आंखों के सामने होती हुई देख रही थी और मेरे अंदर जैसे तूफान मचा हुआ था। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था और दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी अचानक एम्बुलेंस आकर रुकी और उस एम्बुलेंस के दरवाजे खुले तो अंदर से काव्या को बाहर निकाला जा रहा था। उसकी हालत देखकर मेरा दिल जैसे बैठ गया।
उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे वो गहरी नींद में हो। लेकिन मैं जानती थी कि अब वो कभी नहीं उठेगी। उसके पीछे उसका बाप भी उतर रहा था, वही आदमी जिसे लोग इस मोहल्ले का इज्जतदार इंसान कहते थे। लेकिन मेरे लिए वो एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी ही बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वो जोर जोर से रो रहा था, उसकी आवाज़ में दर्द था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जो देखने वालों को असली लग रहे थे। लेकिन मुझे उस दर्द के पीछे की सच्चाई साफ दिखाई दे रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं उसके पास जाऊं, उसका कॉलर पकड़ लूं और उसे झंझोड़ कर पूछूं कि अब रोने का क्या फ़ायदा, जब उसने खुद अपनी बेटी को इस हालत में पहुंचाया है। उसने ही उसे इतना मजबूर कर दिया था कि उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। लेकिन उस वक्त माहौल ऐसा था कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। मेरे चारों तरफ लोग खड़े थे, पूरा मोहल्ला वहां जमा हो चुका था। हर कोई अपनी अपनी बातें कर रहा था, कोई दुख जता रहा था, कोई अफसोस कर रहा था और कुछ लोग बस खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उस भीड़ में अकेली खड़ी हूँ और कोई भी मेरी बात समझने वाला नहीं है। तभी उस आदमी की नज़र अचानक मुझ पर पड़ी और उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो गुस्से में आग बबूला हो गया और ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि वहाँ खड़े सारे लोग एकदम चुप हो गए और सबकी नज़रें मेरी तरफ घूम गईं। उसने उंगली उठाकर मेरी तरफ इशारा किया और बोला, ये औरत यहाँ क्या कर रही है? इसे अभी तक इस मोहल्ले से बाहर क्यों नहीं निकाला तुम लोगों ने? इसकी वजह से मेरी बेटी की जान गई है। उसकी बातें सुनकर मैं सुन रह गई। मेरे कानों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह रहा है। उसने रोते हुए लोगों के सामने कहानी बनानी शुरू कर दी। उसने कहा कि वो अपनी बेटी की शादी एक अच्छे इंसान से करना चाहता था, लेकिन मैं ही थी जिसने उसकी बेटी को भड़का दिया। उसने कहा कि मैं ही उसे गलत रास्ते पर ले गई, मैंने ही उसे किसी लड़के के चक्कर में डाल दिया और वो दिन रात उसी से बातें करती रहती थी। उसने ये भी कहा कि उसने अपनी बेटी को बहुत समझाया, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी और जब उसने उसकी शादी कहीं और तय करनी चाही, तो उसने ये कदम उठा लिया। उसकी बातों में इतना झूठ था कि मेरा दिल जल रहा था, लेकिन वहाँ खड़े कुछ लोग उसकी बातों पर यकीन करने लगे थे। वो मेरी तरफ शक भरी नज़रों से देखने लगे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी इज्जत को सबके सामने कुचल रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। मेरे अंदर गुस्सा भी था, दर्द भी था और एक अजीब सी बेबसी भी थी। मैं सोच रही थी कि कोई इंसान इतना गिर कैसे सकता है। जो आदमी अपनी बेटी का सौदा करने के लिए तैयार था, वही आदमी आज मुझे ही दोषी ठहरा रहा था। मैं कुछ बोलने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि तभी वहां पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। उसकी आवाज़ सुनते ही पूरा मोहल्ला एकदम शांत हो गया, जैसे किसी ने सबकी आवाज़ बंद कर दी हो। पुलिस की गाड़ी से एक अफसर और दो सिपाही उतरे। उनके चेहरे पर सख्ती थी और चाल में एक अलग ही आत्मविश्वास था। उन्होंने चारों तरफ देखा और फिर तेज आवाज़ में पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। तब कुछ लोग आगे आए और उन्होंने अपनी अपनी तरह से बात बतानी शुरू कर दी, लेकिन हर किसी की बात अलग थी। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ। उस आदमी ने भी रोते हुए अपनी बात बतानी शुरू कर दी और हर बात में मुझे ही दोषी ठहराता रहा। मैं वहाँ खड़ी ये सब सुन रही थी और मेरा दिल टूटता जा रहा था। मुझे लग रहा था कि अगर मैं आज भी चुप रही तो हमेशा के लिए गलत साबित हो जाऊंगी। मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि अब नहीं, अब मुझे बोलना होगा, चाहे जो हो जाए। तभी मैंने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़कर पुलिस वाले से कहा कि सर, ये सब झूठ है। मेरी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन मैंने खुद को संभाला और धीरे धीरे पूरी सच्चाई बतानी शुरू की। मैंने उन्हें बताया कि कैसे काव्या ने मुझे फ़ोन करके मदद मांगी थी, कैसे वो डर रही थी, कैसे वो अपनी ज़िंदगी से हार मानने की बात कर रही थी और कैसे उसका अपना ही बाप उसे बेचने की सोच रहा था। मेरी बात सुनकर वहाँ खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। पुलिस वालों ने मेरी बात ध्यान से सुनी और फिर उस आदमी की तरफ देखा। अब उसकी आंखों में पहले जैसा भरोसा नहीं था। उसने सख्त आवाज़ में उससे सवाल पूछना शुरू किया। उस आदमी के चेहरे से रंग उड़ गया था। उसकी आवाज़ अब पहले जैसी तेज़ नहीं थी। वो बातों को घुमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। पुलिस वाले ने अपने सिपाहियों को इशारा किया कि जाओ, घर की तलाशी लो। सिपाहियों ने घर की तलाशी ली तो उन्हें काव्या के कमरे से एक लेटर लिखा हुआ मिला। इसमें सब कुछ लिखा हुआ था कि मेरी मौत की वजह कोई और नहीं, मेरे अपने खुद के पिता हैं। वो मेरा सौदा करना चाहते हैं। वो मुझे 50 लाख के बदले एक बूढ़े आदमी को बेच रहे हैं।
मेरी उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैंने उनसे बहुत बार मना किया, लेकिन मेरे पिता ने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मुझे खुदकुशी करने के अलावा कोई और रास्ता नज़र नहीं आ रहा। ये लेटर जब पुलिस वालों ने सबके सामने पढ़ा तो सबके होश उड़ गए और कहा कि इसे थाने ले चलो, हमें पूरी जांच करनी है। ये सुनते ही वो आदमी घबरा गया और ज़ोर-ज़ोर से बोलने लगा कि वो निर्दोष है, लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसे पकड़कर गाड़ी में बैठा दिया गया और मैं वहीं खड़ी सब कुछ देखती रही। मेरे दिल में एक अजीब-सा सुकून भी था और बहुत गहरा दुःख भी, क्योंकि सच्चाई सामने आ रही थी, लेकिन काव्या अब इस दुनिया में नहीं थी। उस दिन मुझे ये समझ आ गया कि चाहे कोई कितना भी बड़ा झूठ क्यों ना बोल ले, सच एक दिन सामने आ ही जाता है। और उस दिन मैंने अपने दिल में ये ठान लिया कि अब मैं कभी चुप नहीं रहूंगी। अब मैं अपने लिए भी आवाज़ उठाऊंगी और उन लोगों के लिए भी जो डर के मारे कुछ नहीं बोल पाते। ये केस आखिरकार कोर्ट तक पहुंचा और जब मुझे गवाही के लिए बुलाया गया तो मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज थी। मैं डर भी रही थी और अंदर से हिम्मत भी जुटा रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर आज मैंने सच नहीं बोला तो काव्या के साथ जो हुआ उसके लिए कभी इंसाफ नहीं मिल पाएगा। मैं कोर्ट में खड़ी थी, सबकी नज़रें मुझ पर थी। जज साहब सामने बैठे थे और वही आदमी जिसने अपनी ही बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, वो भी वहाँ खड़ा था। उसका चेहरा झुका हुआ था, लेकिन मुझे पता था कि उसके अंदर कितना झूठ और चालाकी भरी हुई है। मैंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे सारी सच्चाई बतानी शुरू की। मैंने एक एक बात साफ साफ बताई कि कैसे काव्या ने मुझे फ़ोन करके मदद मांगी थी, कैसे वो डर के साए में जी रही थी, कैसे वो अपने ही घर में खुद को कैद महसूस करती थी और कैसे उसका अपना बाप उसे एक सौदे की तरह देख रहा था। मेरी आवाज़ कभी कांप जाती थी, लेकिन मैं रुकी नहीं। मैंने सब कुछ कह दिया, जो मैंने देखा था, जो मैंने महसूस किया था और जो काव्या ने मुझे बताया था। उसके बाद काव्या का लिखा हुआ वो खत भी कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें उसने अपनी पूरी दर्द भरी कहानी लिखी थी। उसने साफ साफ लिखा था कि वो ये सब सहन नहीं कर पा रही है और उसे मजबूर किया जा रहा है। उस खत को सुनते ही कोर्ट में एकदम सन्नाटा छा गया था। हर किसी के चेहरे पर इतनी हैरानी और दुख साफ दिख रहा था। जज साहब ने सारी बातों को ध्यान से सुना और आखिरकार फैसला सुनाया कि उस आदमी को उम्र कैद की सज़ा दी जाती है, क्योंकि उसकी वजह से ही उसकी बेटी ने अपनी जान ली। ये सुनते ही मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। मुझे इस बात की खुशी थी कि काव्या को इंसाफ मिला, लेकिन उसी के साथ एक बहुत गहरा दुख भी था, क्योंकि वो बेचारी अब इस दुनिया में नहीं थी। मैं चाहकर भी उसे बचा नहीं सकी। ये बात मुझे अंदर से तोड़ देती थी। मैं अक्सर सोचती थी कि काश उस रात में कुछ और कर पाती, काश मैं उसे अपने पास रोक लेती, काश मैं उसे कहीं दूर ले जाती, तो शायद आज वो जिंदा होती। लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं बदलने वाला था। समय आगे बढ़ चुका था और मुझे भी आगे बढ़ना था। धीरे धीरे मोहल्ले का माहौल भी बदलने लगा। जिन लोगों ने मुझ पर शक किया था, जो मुझे बुरा भला कहते थे, वही लोग अब मेरे पास आकर माफ़ी मांगने लगे। एक दिन कुछ औरतें और कुछ आदमी मेरे घर आए। उनके चेहरे पर शर्म थी। उन्होंने मुझसे कहा, नेहा, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने बिना सच्चाई जाने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। हम उस आदमी की बातों में आ गए थे और तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, लेकिन तुम सच में बहुत अच्छी हो, हमें माफ़ कर दो। उनकी बातें सुनकर मेरे दिल में कोई गुस्सा नहीं आया, बस एक थकान सी महसूस हुई। मैंने उन्हें देखा और शांत आवाज़ में कहा कि आप लोगों को माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आप सबको माफ़ कर दिया है। जो कुछ हुआ उसमें आपकी नहीं, बल्कि उस इंसान की गलती थी जिसने सबको झूठ में उलझा दिया था। अब सब खत्म हो चुका है और हमें आगे बढ़ना चाहिए। मेरी बात सुनकर सबके चेहरे पर थोड़ा सुकून आ गया और फिर धीरे धीरे सब लोग वहाँ से चले गए। उसके बाद मेरी ज़िंदगी धीरे धीरे संभलने लगी। मैंने अपने लिए एक छोटा सा काम शुरू किया। मैंने कपड़े बेचने का काम शुरू किया। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मोहल्ले की औरतों ने मेरा साथ दिया। वो मुझसे कपड़े खरीदने लगी और धीरे धीरे मेरा काम चल निकला। अब मेरे पास इतना पैसा था कि मैं अपना खर्च आराम से चला सकूं और किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने का एहसास बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी ज़िंदगी पहले से काफ़ी बेहतर हो गई थी, लेकिन जो कुछ मैंने देखा था, जो कुछ मैंने झेला था, वो मैं कभी नहीं भूल सकती थी। कभी कभी रात को जब मैं अकेली होती थी, तो काव्या का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता था। उसकी वो डरी हुई आवाज़, उसके वो शब्द मुझे आज भी सुनाई देते थे और मेरी रूह कांप उठती थी। लेकिन अब मैं कमज़ोर नहीं पड़ती थी। मैंने खुद को संभालना सीख लिया था। कुछ समय के बाद एक दिन अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला
तो सामने मेरे भाई और मेरी माँ खड़े थे। उन्हें देखकर मैं एक पल के लिए चौंक गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे भाई मेरे सामने आकर खड़े हो गए और रोते हुए बोले, बहन, हमें माफ़ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें तुम्हें समझना चाहिए था। हम तुम्हारे साथ खड़े नहीं हुए। हमने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। माँ दिन रात तुम्हें याद करके रोती रहती है। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। हमें माफ़ कर दो बहन। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल पिघल गया। मैं भी रोने लगी। मैंने उन्हें गले लगा लिया और कहा, कोई बात नहीं, जो हुआ वो बीत चुका है। अब हम सब साथ हैं, यही बहुत है। मेरी माँ ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और बहुत देर तक रोती रही। उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ गया हो। उसके बाद से मेरे और मेरे भाइयों के बीच आना जाना शुरू हो गया। हम एक दूसरे से मिलते रहते थे, बातें करते थे और धीरे धीरे फिर से सब कुछ ठीक होने लगा। अब मेरी ज़िंदगी में पहले जैसा दर्द नहीं था। अब उसमें सुकून था, अपनापन था और एक नई शुरुआत थी। मैं हर दिन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने मुझे इतने बुरे समय से निकालकर एक बेहतर ज़िंदगी दी। उसने मुझे गिरने नहीं दिया और हमेशा मुझे संभालने का रास्ता दिखाया। आज मैं जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे अपने आप पर गर्व होता है कि मैंने हार नहीं मानी और हर मुश्किल का सामना किया और अब मैं एक सुकून भरी ज़िंदगी जी रही हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।